वेलकम बैक टू द ट्रांसमिशन। अली मेरे साथ हैं। रमज़ान करीम की ये स्पेशल ट्रांसमिशन है जो इस वक्त आप देख रहे हैं, और अब हमारा सेगमेंट जिसका आगाज़ हम कर रहे हैं, मेरा पहला रोज़ा। और इसमें हमारे साथ हमारे मौजूद मेहमान मौजूद हैं स्टूडियो के अंदर। मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ। न्यूरोमस्कुलर स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर शबाना नाज। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। और ये उनके हस्बैंड हैं डॉक्टर नसरुल्लाह साहब, ये भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये दोनों शख्सियात अक्सर हमारे चैनल की जो डिफरेंट शोज़ हैं उनकी जीनत बनते रहते हैं और हम इनसे गुफ्तगू भी करते हैं, और आज भी इन्होंने हमें ज्वाइन किया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शबाना, हम आपसे सेहत के हवाले से भी कुछ मसाइल पे बात करेंगे कि रमज़ान करीम में स्पेशली हमें किस तरीके से अपनी डाइट का और अपनी सेहत का ख्याल रखने की ज़रूरत है, किन चीज़ों को प्रेफर करना चाहिए। लेकिन क्योंकि हमारा सेगमेंट है कि मेरा पहला रोज़ा, तो उसी मुनासबत से हम आपसे ये सवाल करना चाहते हैं कि कुछ आपकी यादाश्त में, आपकी मेमोरी में, आपके पहले रोज़े के हवाले से कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो आप हमें बता सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि रमज़ान में हमें जो हम अवेयरनेस दे रहे हैं आजकल की जनरेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो लोग पहला रोज़ा रख रहे हैं, हमें ऑलरेडी पता होता है कि जी हमें डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए, हमें ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिस ज़माने की हम बात करते हैं, हमारे ज़माने में तो हमें इतनी नॉलेज नहीं हुआ करती थी, ना ही कोई ऐसा सोशल मीडिया था। बस सुबह उठे सबसे पहले यही शौक़ होता था कि बड़े रख रहे हैं रोज़ा तो हम भी उनके साथ रोज़ा रखें। और सबसे खुशी की बात ये होती थी कि अफ्तार की खुशी बहुत हुआ करती थी उस वक्त में। तो बस छोटे से थे, पहले मेरा ख्याल है 8 साल की उम्र में पहला रोज़ा रखा था। इतनी पुरानी बात हो गई, इतने पुराने हो गए, और कौन से ज़माने की बात आप पूछ रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि बहुत उस वक़्त। और अच्छा, उस वक़्त ये माहौल होता था कि अगर आपने रोज़ा रखा है तो आपके घर वाले सारे इकट्ठे होते थे, पड़ोस वाले, अपने रिश्तेदार के पहला रोज़ा रखा है बच्चे ने तो खुद ब खुद लोग, तो उस ज़माने में तो बड़ी मोहब्बतें थी, प्रोटोकॉल बड़ा मिलता था। वैसे बिल्कुल मिलता था। मैंने जब रोज़ा रखा था तो मुझे याद है कि मेरी जो है खाला है, नानी वगैरह, वो सारे वहाँ पर आए और उन्होंने बाकायदा हमें, मतलब जो गिफ्ट मिलते थे ना, सबसे ज़्यादा खुशी उसकी होती थी कि आपने पहला रोज़ा रखा है। और गले में हार पड़ते थे, तो बहुत अच्छा रहा और बहुत आराम से मैंने बल्कि रोज़ा गुजारा। आधा दिन हमने स्कूल में गुजार दिया था। स्कूल से आने के बाद थोड़ी सी भूख महसूस हुई थी, लेकिन वो जो खुशी थी, उस खुशी के आगे जो है वो भूख जो है वो ख़त्म हो गई। अच्छा, वो रोज़ा तो नहीं रखा आपने जो उम्र जो कहा जाता है बच्चों के हवाले से जी, कि जी मैंने 3 घंटे का रोज़ा या ज़ोहर से असर तक का रोज़ा, असर से मगरिब तक। बच्चों को वालिदैन प्रैक्टिस करा रहे होते हैं, या समझ लीजिए उनके ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा जब ज़िद कर रहे होते हैं बच्चे की, एज भी नहीं हुई, 5 साल का है या 6 साल का बच्चा या बच्ची है, तो इस तरह का तो शुरू में नहीं रख पाया वालिदैन नहीं। वो पता है उसकी वजह क्या थी कि हमारे फादर जो है ना बड़े आर्मी वाले थे, बड़े असूल पसंद थे। तो अगर हमने रखा है तो इसका मतलब रखा है रोज़ा, आपने पूरा ही करना है। अब ये नहीं करना कि आपने रोज़ा रख के बीच में आपने अपने शौक की वजह से रखा है, यानी घर वालों ने तो ये नहीं कहा कि भाई 8 साल एज हो गई बच्चों को चैलेंज हम कहें कि जी रोज़ा रखें आप भी? नहीं, असल में नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। खुद ही बच्चों में शौक था, क्योंकि फैमिली ऐसी थी, सभी रखते थे। बड़ों को देखकर आपको? बड़ों को देख के सबको शौक हुआ। तो डॉक्टर साहब, आपका क्या एक्सपीरियंस था? आप बताइए कि आपको अपना पहला रोज़ा याद है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये है कि जिन घरों में, जिन फैमिलीज़ में असल में मज़हब का रुझान होता है, उन्हीं फैमिलीज़ में ये सारी चीज़ें होती हैं। और हमारे क्योंकि घर में ये था कि नमाज, रोज़ा, हज और इस तरह की चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ रखती थी। और घर में बच्चों को शौक़ भी था, जैसे डॉक्टर शबाना ने कहा, बच्चों को शौक़ होता है। लेकिन सेलिब्रेशन वाली जो बात है, जो आजकल होती है कि रोज़ा कुशाई भी होगी, ये सारी चीज़ें हमें नहीं अंदाज़ा कि उस वक्त शायद हुई होगी। हमने सिर्फ रोज़ा रख लिया। अंदाज़ा नहीं सर, आप ही थे ना बचपन में भी? नहीं, वो इसलिए नहीं, वो इसलिए बारे में बताएं आपकी। मैं बहुत छोटा था, जब मैंने रोज़ा रख लिया था। और 6-7 साल के? हाँ बिल्कुल, शायद मेरे ख्याल में प्राइमरी अभी ज्वाइन ही किया था मैंने। तो उस वक्त ही मैंने रोज़ा रख लिया था। और उसमें यह था कि बहुत, क्योंकि गर्मियों के दिन थे और बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, पीक पे गर्मी होती है। क्योंकि मेरा ताल्लुक़ भी पंजाब साइड का है और पाकपतन शरीफ से मैं हूँ, और वहाँ आपको पता है पंजाब में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो पंजाब का बच्चा और फिर वो स्कूल भी जाना, ये सारी चीज़ें, हम लोग तो बहुत ज़्यादा पानी पीना वापस, क्योंकि स्कूल के करीब ही हमारा घर हुआ करता था, तो हम लोग भाग के ना, जो ब्रेक टाइम होता था, भाग के हम घर में आके ना लंच किया करते थे। तो लेकिन जब रोज़ा रखा था तो अब वो भाग के जाना। और अच्छा, वहाँ उस वक्त मुझे याद है कि हम भूल भी जाया करते थे। जब शुरू में हमने रोज़ा रखा तो भूल जाते थे कि रोज़ा है, अक्सर भूल के पानी पी लिया। बिल्कुल पानी पी लिया। तो फिर हम रोना शुरू कर देते थे कि अब ये गलती हो गई है। तो घर वाले कहते थे नहीं, गलती से कुछ नहीं होता, अगर आपने गलती से किया है, जानबूझ के नहीं किया, तो फिर रोज़ा नहीं टूटता। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि गलतियाँ फिर काफ़ी दोहराई आपने। नहीं, बच्चों को आप सही कह रहे हैं, बच्चों को ये आदत होती है कि खामोशी से ना आप ऐसा करें, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि मैंने कहा ना कि वो एक मजहबी रुझान था घर का। और फिर उसी तरह फिर वो वैल्यूज़ पता होती है ना बच्चों को, नमाज़ पढ़ना, ये सारी चीज़ें छोटी उम्र में ही हम लोग माँ बाप के साथ
बच्चे जैसे उस मस्जिद में जाते हैं तो इसी तरह मस्जिद में जाया करते थे। और एक चीज़ और भी आपको बताऊं तो अब भी ये चीज़ रुझान शायद कम है, उस वक्त माँ बाप जाते थे बच्चे एक अफ्तारी भी लेके जाया करते थे मस्जिद में ताकि लोग और भी बिल्कुल दीगर लोग जो आएंगे अफ्तारी करें। और वहाँ कम हो गया ये, पहले था वाकई, वहाँ बहुत ज़बरदस्त माहौल होता था। फिर हम बैठ के वहाँ रूह अफ़ज़ा वगैरह हम लोग, सॉरी मैं क्योंकि लाल शरबत जो है, लाल शरबत बना के लेके जाया करते थे और फिर वहाँ सारे बैठ के और एक दूसरे के साथ जो मुख्तलिफ डिशेस बन के आती थी वो सारे एंजॉय करते थे। लेकिन तो इसके साथ साथ डॉक्टर साहब अब उस वक्त का जो पूरा माहौल अभी हम आप हमारे सामने बयान कर रहे हैं और अब का अगर हम कंपैरिजन कर लें, हमारे बच्चे आजकल के बच्चे कितना डिफरेंस देखते हैं? क्या उसी तरीके से उनका भी है वो वही शौक और वही जज्बा जो हमारा था? जज्बा तो मैंने आपसे कहा ना कि अगर आपकी फैमिली में मजहबी रुझान है तो जज्बा तो वही है बहुत। बल्कि आजकल अगर आप देखें कि हमारे वक्तों में ये था कि यंगस्टर जो थे मस्जिदों में कम नज़र आते थे, आजकल मस्जिदों में ज़्यादा है। अच्छी बात। तो इसका मतलब ये है कि आजकल बच्चों में अवेयरनेस ज़्यादा है, माँ बाप ने थोड़ा सा, लेकिन एक चीज़ ज़रूर मैं कहूँगा क्योंकि जब बड़े आपकी फैमिली में कोई नमाज़ पढ़ते हैं तो तभी ये बच्चे उसको फॉलो करते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर बड़े नमाज ही नहीं पढ़ते, रोज़ा नहीं रखते, तो वो इस चीज़ का हक नहीं रखते कि वो ज़बरदस्ती बच्चों से कह सकें। फिर बच्चे भी आगे से कह सकते पहले आप तो रख लें। तो इसलिए आजकल मैंने ये देखा है कि थोड़ा रुझान है, मस्जिदों में जाने का रुझान है। लेकिन जो वो वाली बात है जैसे डॉक्टर शबाना ने कहा कि आजकल पता है कि थोड़ा सा कि बच्चों को आपने जो खाना पीना है उसकी कितनी अवेयरनेस है, प्लस ये है कि डिहाइड्रेशन का एक इशू हो सकता है बच्चों के साथ। छोटी उम्र में बच्चे अगर पानी कम पिएंगे तो खुदा न खासा फेंट हो सकते हैं या और प्रॉब्लम्स हो सकती है। अच्छा, इस पर डॉक्टर साहब जिस तरह बात कर रहे हैं डॉक्टर मसूद राना साहब कि बच्चों में ख़ास तौर पर इन चीज़ों का ख्याल रखा जाना चाहिए, उस वक्त तो जाहिर जिस वक्त हम अपने और आपके और हम अपनी बात कर रहे हैं जो बचपन में थे, इन चीज़ों पे तो जाहिर पता ही नहीं था कि बच्चे ने रोज़ा रख लिया डिहाइड्रेशन हो जाएगा या इसको फलां हो जाएगा। हम ऐसे वालिदैन की मोहब्बत कम नहीं थी, वो भी जाहिर जितना हम अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं हमारे वालिदैन शायद उससे ज़्यादा करते थे हमसे, लेकिन इतना नहीं पता था। लेकिन वो चूँकि मजहबी जज्बा कह लीजिए कि अच्छी बात है अगर रोज़ा रख रहा है, ये नमाज़ पढ़ने निकला है धूप में भी कोई बात नहीं। आज हम ज़्यादा नहीं फोकस किया है हम बच्चे पे, अगर रोज़ा रख लिया इसने तो अब तो गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं, डिहाइड्रेशन ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, चलिए जी जब मौसम थोड़ा बेहतर हो तो रख लीजिएगा, रख लेंगे। हाँ नहीं, पहले भी मोहब्बत थी लेकिन वो मोहब्बत का अंदाज जैसे ना अलग था। उसमें ये होता था कि बच्चे को ठुसाते थे। अब जैसे शहर है ना, तो शहरी में आपको ज़बरदस्ती 4 गिलास, मुझे याद है, ज़बरदस्ती पानी पिलाते थे, पानी पियो, ऐसा ना हो कि रोज़े में प्यास लगे। हालांकि अब जो हमारी मेडिकल साइंस कहती है कि आपने पानी पीना है लेकिन थोड़ा गैप कर करके ना, लेकिन उस वक्त मोहब्बत में वो हमें इतना पानी पिलाते थे कि हमारा पेट फटने लगा था। और लेकिन एक चीज़ है सर, अब मसला ये है कि पहले जो थी वो आपको खालिश चीज़ें माँ बाप घर की होममेड बना के दिया करते थे। अब फ़र्क ये है कि अब आपको अफ्तारी भी अगर आप देखेंगे तो आपको बाज़ार से मिलती है, बाज़ार से लेके आते हैं सारी तली हुई चीज़ें अनकुक्ड, और जिससे कहते हैं ना कि आप जिस तरह घर में ला के उसको पकाना और तलना, जो माँ की जो एक शौक़ होता था, बच्चे बैठ जाया करते थे, इंतज़ार करते थे सहरी का, सॉरी अफ्तारी का, तो वो वाली अब चीज़ नहीं है। उन्हें पता पकी पकाई चीज़ें बाहर से आ जाएंगी। नहीं, उसकी रीज़न भी है। उसकी रीज़न ये है कि अब जो टाइम है ना बड़ी तेज़ी से गुजर रहा है। अब क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आ गई है, हर एक के पास इतना, जैसे मदर्स पहले घरों पे होती थी, जॉब नहीं करती थी, तो वो घर पे हैं तो उन्होंने खाना भी बना लिया, ऐसा कर दिया। अब जो है औरतों के ऊपर, मर्दों के ऊपर डबल जिम्मेदारी है, डबल जिम्मेदारी। लेकिन एक चीज़ है ना इसमें, ये तो बिल्कुल सही कह रही है, मदर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सही है, लेकिन बच्चे जो फिर आप जंक फूड लेते हैं तो फिर हम गिला शिकवा क्यों करते हैं? तो हम गिला शिकवा फिर इसीलिए करते हैं ना कि हम कहते हैं, अक्सर कहते हैं मेल न्यूट्रिशन में बच्चे चले गए तो फिर उनको प्रॉब्लम्स होती हैं डिफरेंट किस्म की। इवन रमजान में इतना बीमार हो जाते हैं बिल्कुल, इम्यून सिस्टम क्योंकि वीक होता है। इम्यून सिस्टम वीक इसीलिए होता है क्योंकि बच्चे जो है बाहर से ऑर्डर कर देते हैं, इवन के सहरी के वक्त, अफ्तारी के वक्त भी बाहर से ऑर्डर करते हैं। तो जब आप जंक फूड लेंगे या तली हुई चीज़ें ये बाहर के खाने लेंगे तो आपका इम्यून सिस्टम तो वीक होगा। जब इम्यून सिस्टम वीक होगा तो आप इजीली कैच कर सकते हैं बीमारियों। अच्छा डॉक्टर साहब, चूँकि बात इस तरफ आ ही गई है जो कि आनी थी कि क्या खाया जाए क्या ना खाया जाए, ख़ासतौर पर रमज़ान मुबारक के हवाले से, चूँकि हमारे ट्रांसमिशन भी स्पेशल प्रोग्राम है हमारा रमज़ान करीम, इस हवाले से ज़रूर आगाह कीजिए कि सहरी में कौन सी चीज़ें हैं जो फ़ायदे दे सकती हैं पूरा दिन। ख़ासतौर पर जब आपने कहा ना इतना सारा पानी पिला दिया कि जी पानी ज़्यादा पी लें शायद पूरा दिन आपको प्यास नहीं लगेगी। अब ऊँट तो है नहीं कि कोहान में हम जमा कर लें पानी, होगा कुछ नहीं। तो कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से लगता है
अब मेडिकल के हवाले से बताइएगा, क्योंकि ऐसे फलां चीज़ खाई जाए तो प्याज शायद कम लगेगी इसी वजह से। देखिए, सबसे अहम चीज़ होती है जो रोज़े में कॉम्प्लिकेशन करती है, वो डिहाइड्रेशन करती है। हम बात करते हैं हेल्दी लोगों की, अगर हम डिजीज़ के साथ बात करें, डायबिटीज़ है, कार्डियक पेशेंट, उनकी टर्म्स एंड कंडीशन अलग होती हैं, लेकिन इस आम नॉर्मल हेल्दी पर्सन के लिए डिहाइड्रेशन जो है वो सबसे ज़्यादा हमें इफ़ेक्ट कर रही होती है। तो उससे बचने के लिए तरीका ये होता है कि हम पानी, जैसे ही हम अफ्तार करते हैं, अफ्तार के बाद एक एक गिलास पानी जो है वो हर 20 मिनट के बाद, 25 मिनट के बाद आधा गिलास, इस तरह सहर तक जो है वो हम काफ़ी मिकदार में पानी ये कंटिन्यू करें, कंटिन्यूसली आपने पीना है। एक साथ पानी पीने से ये होता है कि वो एकदम से जो है आपको यूरिनेशन होती है और फिर डिहाइड्रेशन जो है वो नहीं हो पाती। और दूसरी चीज़ ये है कि सहरी में आप चाय है, कॉफ़ी है, वो चीज़ें जो डायूरेटिक है, आपकी बॉडी का पानी निकालती हैं, उन चीज़ों को आप कम से कम जो है वो परहेज करें उनसे, बिल्कुल कम करें। और बहुत चाय भी तो 1-2 घूंट पी लें, अगर चाय आपने पीनी है थोड़ी सी पी लें। और दूसरी चीज़ ये है कि वो वेजिटेबल्स, जैसे आप खाने की बात करें, सहर में करें, देखिए जो हम सहर में लेते हैं, जो हम अफ्तार में लेते हैं, पूरा दिन दोनों में से जो भी चीज़ हम लेते हैं, पूरा दिन हमारी बॉडी के ऊपर उसका इफेक्ट होता है। तो उसके अलावा ये है कि ऐसे सब्जियां लें जिन सब्जियों के अंदर पानी है, जैसे कुकम्बर है, खीरे का इस्तेमाल करें, वाटरमेलन है, तरबूज है, खरबूजा है, बेरीज़ हैं डिफरेंट टाइप की, पालक है, वो भी बहुत इफ़ेक्टिव है, उसमें भी जो है काफ़ी मिकदार में जो है वो आपको हाइड्रेटेड रखती है। एप्पल है, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो अपने सहरी की बता रही हैं आप? जी, सहरी में लें या अफ्तार में लें। अफ्तार में ज़्यादातर जो है वो अच्छा, और दूसरी अफ्तार में लोग जो कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं, फिज़ी ड्रिंक्स जो हैं उसको अवॉइड करें, उसकी जगह आप स्लश बना सकते हैं। स्लश का मतलब ये है कि जैसे आपने खरबूजा लिया या एक एप्पल लिया, उसको आपने जूसर में डाला और बर्फ़ डाली और उसको मतलब आपने ग्राइंडर में करा और आप उसे पी लें, तो उसमें फुल ऑफ न्यूट्रिशन भी है, फाइबर्स भी हैं। फाइबर्स जो हैं वो आपको जी, फाइबर्स इसलिए भी ज़रूरी है कि वो काफ़ी देर तक आपको फुलनेस का एहसास करते हैं और आपका जो है डाइजेस्टिव सिस्टम भी बेहतर रहता है। इसका कितना नुकसान है साहब? ये जो हम आजकल खासतौर में तो कहते हैं जी अफ्तारी तो पकौड़े समोसों के बगैर हो ही नहीं सकती, और जैसे ही जनाब खुला एक खजूर के बाद पकौड़े और समोसे में हम हाथ साफ करना शुरू कर देते हैं, इसका कितना नुकसान होता है? इसके बहुत सारे नुकसान हैं। पहले नुकसान तो ये है कि अगर कोई बीमार है कि जिसका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, तो वो तली हुई चीज़ें पकौड़े वगैरह खाएगा तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान है। बाकी ये है कि मैदे की चीज़ बनी हुई है, ज़ाहिर है कि अगर आप मैदे की और तली हुई चीज़ और बाहर की बाज़ार की अगर स्पेशली है, अगर घर में बने हुए तो फिर भी थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन आप ज़्यादा नहीं खाएं, कम खाएं, 2 से ज़्यादा पकौड़े नहीं खाएं, वो भी छोटे घर के बने हुए। तो लेकिन बात यह है कि अगर आप बच्चे हैं, बच्चे जैसे वो एकदम पकौड़े खाना शुरू कर देते तो उनका पेट फूल जाता है और फिर उसके बाद पानी पीते हैं तो वो फिर सारा रात जो है वो तंग रहते हैं और फिर उनको ज़ाहिर नींद भी नहीं आती। ये बड़ों के साथ भी होता है। तो आप ऐसी कोई चीज़ ना खाएं जिससे आपकी नींद डिस्टर्ब हो। फिर आपने अगर ऑफिस जाना है, बच्चों ने स्कूल जाना है, तो फिर आप उनको प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई, तो फिर ऑफिस में और आप स्कूल में सोते रहेंगे। तो ये तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपने ऐसी कोई चीज़ नहीं लेनी। लेकिन अगर आप दही का इस्तेमाल करते हैं सहरी के वक्त तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि उसके लिए ये है कि आपको सारा दिन प्यास नहीं लगेगी। एक तो ये है कि आप कोशिश करें कि चाय कम से कम पिएं। अच्छा। और चाय अगर आप पीते हैं तो क्योंकि आपको डायूरेटिक है, पेशाब बार बार आएगा, तो इससे क्या है कि जिस्म का जो पानी है वो आपका निकल जाएगा, तो इससे आपको मज़ीद प्यास लगेगी। तो इससे आपने एहतियात करनी है। तो खाने, जैसे डॉक्टर पाने ने कहा कि खाने तो आपने वही खाने जो घर के बने हुए हों। कोशिश कीजिए कि चावल मत खाइए इन दिनों में, क्योंकि सहरी में चावल अगर आप खाएंगे तो प्यास बहुत लगेगी। आपने देखा होगा कि जब हम चावल खाते हैं तो गिलास पानी का साथ में ज़रूर रखते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। तो इसलिए जब आपने चावल खा लिए तो आपको सारा दिन प्यास लगेगी या बहुत परेशान हो जाएगी। तो डॉक्टर साहब, ये जो हम एक और रुझान भी देखते हैं कि सहरी में ना पराठे भी चल रहे हैं या फिर मक्खन का पेड़ा रख के माएँ दे रही होती हैं कि अच्छा चले सारा दिन वो आपका जो चिकनाई का वो एक ताकत रहेगी। ये कैसा है? ये कैसा मतलब चिकनाई ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। और अगर मक्खन जो है घर का बना हुआ है वो ले सकते हैं। मार्जिन ना नुकसानदेह है, तो मार्जिन नहीं ले, मक्खन ले सकते हैं। मार्जिन तो है भी नहीं मक्खन वैसे भी। हाँ, तो आप वैसे नहीं, घर में बहुत सारे लोग जो है मलाई उतार के उसको घर में मक्खन निकालते हैं, वो बहुत अच्छा है। लेकिन जदीद दौर में भी आप बात कर रहे हैं, वो जो पहले माएँ करती थी वही बेहतर था, आज भी वही कर ले तो बेहतर है। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए ना, जिसे देसी घी हम लोग कहते हैं, देसी घी इस वक्त जो मेडिकल साइंस कहती है कि देसी घी एज कम्पेयर टू जो दूसरे घी हैं जो ऑयल में है उनसे कहीं कदरे बेहतर है। आपने कहती है ऑयल और देसी घी की जो बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे तो हमने ये सुना और पढ़ा भी कि जनाब ये देसी घी, अरे इस दौर में तो आप भाग दौड़ के काम ही नहीं करते, सारा दिन तो कुर्सी पर बैठने का काम है आपका, आपने देसी घी खा लिया हासिल नहीं होगा, ये तो नुकसान होगा, ये तो ये हो जाएगा, फलां बीमारी हो जाएगी। किस हद तक दुरुस्त है?
देखें, असल में कोई भी चीज़ अगर आप लेते हैं उसको मॉडरेट अमाउंट में लें, क्योंकि हमारी बॉडी को बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है। हमारे बॉडी के हमारे सिस्टम्स जो चल रहे हैं, इन सब सिस्टम्स के लिए, हमारे मेटाबॉलिज्म को चलने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। और ये एनर्जी कहाँ से मिलती है? जो खुराक हम खाते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स हम खाते हैं, इससे हमें शुगर मिलती है। ये शुगर एनर्जी देती है हमारी बॉडी में। अब कुछ लोग ऐसा करते हैं कि बैलेंस डाइट बिल्कुल उन्होंने शुगर, कार्ब्स लेना छोड़ देते हैं, फैट लेना छोड़ देते हैं, तो ये सारी चीज़ें बैलेंस डाइट में नहीं आती। उनके अंदर डिफरेंट टाइप की डेफिशिएंसीज हो जाती हैं, डिफरेंट बीमारियां हो जाती हैं। तो आपने जैसे कहा कि ऑयल का देसी घी बहुत अच्छा है, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है। आपकी बॉडी में जाके जमता नहीं है और बहुत ज़्यादा कुव्वत देता है बच्चों के लिए, स्पेशली इम्यून सिस्टम जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग करता है। आप घी लें, लेकिन उसके साथ साथ आप एक्टिविटी भी करें। जितनी कैलोरीज इनटेक है उतना कैलोरीज आप बर्न भी करें। अब ये नहीं कि आपने एक पराठा खाया है और आप जो है उस पराठे के साथ पूरा दिन बैठे हुए। आपने एक पराठा खाया, आप उसके साथ अगर वॉक भी कर रहे हैं, आप अपनी एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं, अपने तमाम डेली वर्क्स कर रहे हैं, तो जाहिर है आपकी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होगी। अगर आप पराठा ले रहे हैं, आप दही ले रहे हैं, आप देसी घी ले रहे हैं, ये वो चीज़ें हैं जो अल्लाह की पैदा की भी कोई भी चीज़ नुकसानदेह नहीं है। अलबत्ता हमने उसका तवाज़ुन जो है बिगाड़ दिया है। अब आप ये देखें, जो कहा जाता है कि रमज़ान में, मेडिकल साइंस भी ये कहती है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें जो हैं वो ना लें। स्पाइसी चीज़ें क्या करती हैं? एसिडिक इनको प्रोडक्ट्स रहते हैं। तो ये एसिडिक हमारी बॉडी के ऊपर प्रेशर, जितने भी हमारा जॉइंट पेन है, मसल्स पेन है, ये बढ़ जाते हैं। उसके अलावा हाई सॉल्टी, हाई जितना बहुत ज़्यादा नमक, बहुत ज़्यादा शुगर, ये इन चीज़ों को आप अवॉइड करें, अपना नॉर्मल लाइफ रखें, डिहाइड्रेशन से आप बचें। तो रमज़ान बड़ा हेल्दी है। और अगर हमारे पास टाइम होगा तो हम आपको बताएंगे कि रमज़ान में कितना हमारी बॉडी जो है वो किस तरह से हमारी बॉडी ग्रो करती है। अच्छा, एक और क्वेश्चन भी है मेरा अली, आपकी इजाज़त से। जैसे मैं खुद भी इस चीज़ को फेस कर रही हूँ, कुछ लोग किडनीज़ के हवाले से मसाइल का शिकार होते हैं, उनको ट्रबल होती है, उनकी किडनीज़ में दर्द शुरू हो जाता है। ठीक है, मैं सर्टन 6 गिलास या 8 गिलास पानी पी भी लूँ उसको डिवाइड करके, तो 2 या 3 या 4 रोज़ों के बाद वहाँ दर्द होना शुरू हो जाता है किडनी के अंदर, वो प्रॉब्लम होता है। ये यूरिनेशन बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है सडनली, क्योंकि वो उनके फंक्शंस ज़ाहिर आउट हैं। तो वो लोग क्या करें? उनके लिए क्या सजेस्ट करते हैं आप? देखिए, उनके लिए ज़रूरी ये है कि जब आप रोज़ा रखते हैं या प्लान करते हैं, रमज़ान तो अल्लाह ताला ने हमारा पहले से प्री प्लान्ड होता है कि आपके इस मंथ में आ रहा है। हाँ, और आपको ये भी पता है कि आपकी बॉडी किस तरह से एक्ट कर रही है, इसीलिए रजब में लोग रोज़े रखते हैं। प्रैक्टिसिंग रोज़े रखना बहुत, मतलब आप एक रोज़ा, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, किडनी का प्रॉब्लम है, डायबिटिक है, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट है, तो ज़रूरी ये होता है कि आप प्रैक्टिसिंग 1-2 रोज़े रखें और उसके साथ अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके जो मेडिसिन आपको दी जा रही है, आप ये देखें उन मेडिसिन के साथ आप रोज़ा रख सकते हैं, कितना प्रॉब्लम आपको हो रहा है या नहीं। यानी ये एक, हमारे यहाँ तो ये है ना कि एकदम परेशान हो जाते हैं। और पानी का, किडनी के पेशेंट को पानी का होता है, जाहिर सी बात है, अगर उनको डॉक्टर ने सजेस्ट किया है अपने पानी लेना है, तो उनको उसी तरह से, मतलब डिवाइडेड, जो मैंने आपको बताया इस तरह डिवाइडेड, उसमें आप पोर्शंस में पानी ले सकते। अच्छा डॉक्टर साहब, डॉक्टर नसरुल्लाह राना साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा, अभी बात की डॉक्टर शबाना ने, एसिडिटी के मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं आजकल। तो ख़ासतौर पर मैं सिर्फ शहर कराची की बात करूँ तो हर दूसरा शख्स इसका मुतासर नज़र आता है मुझे। और फिर वो मुख्तलिफ ज़ाहिर है दवाइयाँ भी खा रहा है फिर, लेकिन वो मुस्तकिल हल नहीं फिर उसका नज़र आता हमें। लेकिन साथ साथ फिर ज़ाहिर है ये भी देख रहा हूँ मैं, एक तरफ दवाएँ भी खा रहे हैं, एसिडिटी का मसला भी है, फिर मुरक्किन ग़िज़ाएँ भी साथ साथ चल रही हैं, जिसकी वजह से वो मसला फिर जूं का तूं रहता है। इसका क्या हल है? ये इसकी एक ऐसी मिसाल है कि जैसे किसी का गला ख़राब हो गया है और गला के लिए वो दवाई तो ले रहा है, लेकिन साथ में खट्टा और ठंडा पीना जो नहीं निचोड़ है, तो कैसे गला ठीक होगा? बिल्कुल इसी तरह ही कि अगर किसी को कोई मैदे का इशू है, कोई ऐसी चीज़ें हैं, तो अगर, लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि यंग जनरेशन जितनी भी है, सिगरेट, पान, गुटखा इनमें बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से भी एसिडिटी बहुत ज़्यादा अच्छा, गुटखा, पान, नस्वार, सिगरेट, इन तमाम चीज़ों से एसिडिटी होती है? बिल्कुल होती है, ठीक, और बहुत ज़्यादा होती है। इवन के कैंसर भी हो सकता है और आपको अल्सर कॉज करती है। फिर उसके बाद ये है कि आप चाय भी साथ में पी रहे हैं, दांत भी आपके साफ़ नहीं है, बैक्टीरिया जमा हो रहे हैं, बैक्टीरिया सारे के सारे मुंह से आपके स्टमक में जा रहे हैं। और इसके अलावा B1 जो है आपका, जो स्टमक में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, आपके जो प्रोटीन आप खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो लेकिन अगर आपका B1 कम हो जाए किसी वजह से, क्योंकि हमारे B1 कम होने के मतलब ये है कि वो एज इट इज़ जो है आपकी खुराक जो है छोटी आंत में चली जाएगी, तो ये भी एक प्रॉब्लम करता है। दूसरी बात ये है कि वो लोग जिनकी आप बात करते हैं, अगर तो वो ज़्यादा चाय पीते हैं
तो उनको चाय कम कर देनी चाहिए। अगर नमकीन चीज़ें ज़्यादा खाते हैं तो उनको नमकीन चीज़ें कम। अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि बच्चों को और बड़ों को न्यूट्रिशंस कौन सी लेनी चाहिए। बात यह है कि जो छोटे बच्चे हैं पराठा खाएं, बिल्कुल उनको देना चाहिए, इसलिए कि वो भाग दौड़ और उनका खेल कूद और उनकी एक्टिविटी होती है, उनको बिल्कुल साथ में आप जो मक्खन की बात कर रही थी बिल्कुल दें, क्योंकि उनकी ज़रूरत है। लेकिन बड़ों को एहतियात करनी है। अगर वो उनकी वॉक नहीं है, उनकी एक्सरसाइज नहीं है, ऑफिस में बैठे रहते हैं, तो फिर तो उनको ज़रूरी है कि आप अपनी बैलेंस डाइट लें, थोड़ा सा एहतियात के साथ चीज़ें लें, क्योंकि ये चीज़ें नुकसान करती है। अगर आप मुस्तकिल बैठे हुए हैं और कमरे से बाहर ही नहीं निकलते, धूप नहीं लेते, क्योंकि धूप से हमें मिलती है विटामिन डी जो आपके कैल्शियम को अब्जॉर्ब करती है हड्डियों के में। तो बच्चों में तो ज़ाहिर है कि दूध बहुत ज़्यादा, आपने देखा बच्चे बहुत ज़्यादा शौक से पीते भी हैं, उनको देना भी चाहिए, एग देना चाहिए रोज़, बनाना भी देना चाहिए। लेकिन बड़े लोग जो है आपने देखा दूध दही अंडे वगैरह लेते हैं, लेकिन उनका फिर भी विटामिन डी अगर लेवल चेक कराएं तो उनका कम होता है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि विटामिन डी सबसे बड़ी सोर्स तो सनलाइट है। सनलाइट में आप निकलते ही नहीं है, आप घर से गाड़ी में, गाड़ी से आप ऑफिस, ऑफिस से फिर वापस घर में उसी पोजीशन में निकलना पड़ जाए तो फिर भी है। और उसकी बात यह है कि क्योंकि 600 IU आपको चाहिए होता है डेली, और वो धूप के अलावा किसी भी खुराक में 600 नहीं होता। आप सारा दिन बहुत अच्छी खुराक खा लें, 250 से 300 इंटरनेशनल यूनिट आप लेते हैं, तो इसका मतलब है कि आप डेफिशिएंसी में ऑलरेडी हैं। तो डॉक्टर साहब सनलाइट में अगर सन एक्सपोजर है भी तो वो कितने टाइम के लिए, कितने टाइम के लिए? कम से कम आपको आधे से पौन घंटा आपको कम से कम बैठना चाहिए ठंडी धूप में। आधे से पौन घंटा? हाँ, ठंडी धूप में। ठंडी धूप से मुराद ये दिन में एक दफ़ा आप सेट कर लें 10 बजे से पहले पहले, और कोशिश करें कि अपने आप को अगर कवर करके अगर आप रखना है, आप अपने एक्सट्रीमिटीज़ जो है, आप अपने हाथ पैर वगैरह जो है इनको नंगा रखें। उसके बाद ये है कि पीठ करके बैठ जाएं। और लेकिन जो लोग वॉक करते हैं, आपने देखा होगा कि पार्क में वॉक करते हैं, धूप भी होती है, साए में भी चले जाते हैं, तो लेकिन उनको फिर फ़ायदा भी होता है। वो धूप एक तो वॉक हो जाती है, प्लस ये उनको विटामिन डी मिल रहा होता है। लेकिन आपने देखा होगा कि बूढ़े लोग अक्सर जब गिरते हैं तो उनका ही फ्रैक्चर होता है। बिल्कुल। उसकी वजह ये, सिस्टम को तो कैल्शियम चाहिए, तो कैल्शियम हमारे दांतों में, हड्डियों में मौजूद है, पड़ा हुआ है, तो सिस्टम ने तो आपका कैल्शियम खींच लेना है। तो जब कैल्शियम आपकी हड्डियों से खींच लेगा तो आपकी हड्डियाँ वीक हो जाएंगी। तो जब हड्डियाँ वीक होती है तो बुढ़ापे में अक्सर ऐसा होता है कि गिरते हैं तो फ्रैक्चर हो जाता है। तो इसलिए अक्सर लोग सप्लीमेंट की तरफ ज़्यादातर रुझान है लोगों का, ये नहीं करते कि आप धूप में बैठ जाएं। अब मैंने ये देखा है कि हम जो प्रोग्राम्स करते हैं, आपने जो रेडियो टेलीविजन पे, तो उसमें हम जब अवेयरनेस देते हैं तो हमारे पास जब फ़ोन आते हैं, फ़ोन कॉल्स आ रही होती हैं, तो उसमें बहुत हमें अप्रिशिएट करते हैं लोग कि आपने बताया कि धूप में बैठने के लिए, आपने देखा वो छोटे बच्चों को मालिश करके माएँ अक्सर लिटा देती हैं, तो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। डॉक्टर जाते जाते ज़रूर इस हवाले से, रमज़ान मुबारक के हवाले से ख़ास कोई बात करना चाहें आप, लोगों को बताना चाहें, कोई पैगाम देना चाहें? देखिए, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर उन्हें प्रॉब्लम है रमज़ान में तो रोज़ा ना रखें। तो रोज़ा रखने की अफादियत ये होती है कि हमारे बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन जो है, एक हेल्दी पर्सन ग्रोथ हार्मोन बढ़ता है। ग्रोथ हार्मोन जो है वो हमारे मसल्स की वेस्टिंग, हमारे बॉडी का वेट और हमारी कोई भी अगर बॉडी में इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, उसको सबसाइड करता है। उसके अलावा जो हमारी बॉडी में हमारी गलत आदतों की वजह से एजीज बनते हैं, एजीज वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि फ़ैट और शुगर वगैरह से मिलके बनते हैं, और जब हम रोज़ा रखते हैं तो हमारी बॉडी को तो ये ब्रेक डाउन होता है इनका एजीज का, और इनमें से प्रोटीन निकल के हमारी बॉडी के उन हिस्सों तक पहुंचती है जहां उसकी ज़रूरत होती है। यानी रमज़ानुल मुबारक में आप ये सोचना बंद कर दें कि अगर हम कुछ खाएंगे नहीं तो शायद हमें कमज़ोरी हो जाएगी, डेफिशिएंसी, बल्कि आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है और इसके अंदर से जो है जितने भी जहरीले मादे जो पूरा साल हमारी बॉडी जमा करती है, इसमें वॉश आउट हो जाती है। डॉक्टर साहब, आप भी कोई पैगाम देना चाहें, खास बात रमज़ान मुबारक के हवाले से? बिल्कुल, रमज़ान जो है हमें मौका देता है, स्पेशली मेल्स को। अगर आपने कोई चीज़ छोड़नी है, जैसे सिगरेट छोड़ने का आपने देखा है, गुटखा छोड़ने का, सारा दिन आप सिगरेट गुटखा नहीं लेते, लेकिन शाम को मैं उन लोगों से कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने आदत सारा दिन छोड़ी हुई है तो आप अफ्तारी के वक्त ही क्यों, अगर आप चाहें तो छोड़ सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि वो लोग जो रमज़ान में नमाज की तरफ आते हैं और आखिरी रमज़ान के कुछ दिनों में वो मस्जिद खाली होना शुरू हो जाती है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अब मौका है, क्योंकि अल्लाह ने चाहा है कि आप अल्लाह की तरफ से रुजू करें। अल्लाह चाहता है कि आप अल्लाह के सामने सजदा रेज़ हों, और बिल्कुल, और फिर तो ज़रूरी हो गया ना कि अगर आपने नमाज़ पाबंदी से पढ़नी शुरू कर दी है तो इसे कंटिन्यू क्यों नहीं करते, क्योंकि हमारी ज़िंदगी का कुछ भरोसा थोड़ी है कि आज है कल नहीं है। सांस तो ऐसे ही है ना, सांस आई नहीं आई, तो इसलिए इस वक्त मौका है जिसको
अल्लाह ने तौफीक दी है वही अल्लाह के घर में आता है और वही अल्लाह के सामने सजदारी होता है। बेशक, और अल्लाह ताला हमारी सारी बातों को कबूल करे। थैंक यू सो मच डॉक्टर नसरुल्लाह साहब। डॉक्टर शबाना नाज हमारे साथ मौजूद थी और बहुत ज़बरदस्त सेगमेंट इनके साथ हमेशा होता है। जब भी इनसे गुफ्तगू होती है हमेशा कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलता है और डेफिनेटली आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। इनके जो टिप्स हैं जो इन्होंने दिए हैं ख़ासतौर पर रमज़ान मुबारक के हवाले से, वो बड़े ही मुफीद होते हैं। आप खुद भी उनको आजमाइएगा। लेकिन अली, यहाँ पर वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम।